हेलो एंड वेलकम टू जॉइंट प्लस। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, मेडिकल टेक्नोलॉजीज और मेडिकल इंजीनियरिंग ने बहुत विकास किया है, पर सदियों पहले जब इंसान को हड्डियों की कोई शिकायत होती थी तो या तो वो हड्डियां चटकवाने जाते थे या फिर किसी तरह के तेल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने पैरों पर लकड़ियां भी बांधते थे, पर तब उन्हें ये नहीं पता होता था कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या समस्या इतनी गंभीर है कि सर्जरी करानी पड़ेगी? पर अब जमाना बदल गया है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हो चुकी हैं और चूंकि ये सीरीज है जॉइंट से रिलेटेड, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या आर्थराइटिस और मेडिकल एडवांसमेंट में कोई रिलेशनशिप है, क्या आर्थराइटिस के लिए सर्जरीज पॉसिबल हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक अलाहाबादिया, जो कि एक डेडिकेटेड नी जॉइंट सर्जन हैं और जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक का। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। पिछले एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं कि आर्थराइटिस का प्राइमरी ट्रीटमेंट दवाइयों से भी होता है या फिर ब्रेसेस के जरिए या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए, तो क्या नौबत सर्जरी तक आ सकती है? आर्थराइटिस जो बीमारी है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इनिशियली हम ट्रीटमेंट करते हैं फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ब्रेसिंग, मेडिकेशन से, बट इसके बावजूद बीमारी इट्स एन एजिंग प्रोसेस और उम्र के साथ बीमारी बढ़ती है जी। पेशेंट्स को एक स्टेज आ जाता है स्पेशली नीज में जब वो नहीं चल सकते या फंक्शन नहीं कर सकते नॉर्मली विदाउट पेन जी। उस समय फिजिशियन या क्लिनिशियन डिसाइड करता है, उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। आर्थराइटिस ऑफ द नी के लिए काफ़ी सर्जरीज होती हैं और वो मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट रिसोर्ट। ओके। बिफोर अ नी रिप्लेसमेंट ऑल्सो 2-3 प्रकार के इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं जो हम ऑफर करते हैं पेशेंट्स को। तो ये जो सिंस द फिनाले वुड बी अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जहाँ की पूरी ही जो नी कैप है या पूरा जो नी है वो रिप्लेस किया जाता है प्रोस्थेटिकली, तो इसके पहले के जो 2-3 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आपने मेंशन किया, उनके बारे में प्लीज विस्तार से बताइए। कभी कभार पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी मेडिकेशन से असर नहीं होता है, तो हम MRI करके देखते हैं कि अंदर कार्टिलेज टेयर है या नहीं। ओके। अगर कोई मेजर कार्टिलेज टेयर नहीं है तो हम एक्चुअली इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आजकल हाइल्यूरोनिक एसिड के इंजेक्शन आते हैं। पहले हम हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाया करते थे 3 हफ्ते के लिए। अब ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया है, एक ही इंजेक्शन आता है जो हम लगा देते हैं। ओके। और पेशेंट को उसके बाद आइस कंप्रेशन और फिजियोथेरेपी फिर करवाते हैं। अगर पेशेंट को हम अच्छी तरह चुने तो इसका असर कभी कभी 1-2 साल तक भी होता है। लेकिन अगर पेशेंट सिलेक्शन सही नहीं है तो इसका असर 2-3 महीने में भी खत्म हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ये अलग अलग तरह के हैं, तो आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि किस पेशेंट को कितनी तकलीफ है, किस तरह की तकलीफ है और इसे इस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए? अगर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करता है एंड उनकी आर्थराइटिस इतनी एडवांस नहीं है कि उनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तब हम कभी कभार MRI करते हैं। MRI स्कैन में कभी कभार नी जॉइंट के अंदर जो कुशन्स होते हैं जी, वो टेयर होने के कारण परसिस्टेंट पेन होता है। ओके। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में अगर टेयर सिग्निफिकेंट है तो हम आर्थरोस्कोपी एडवाइस करते हैं। ओके। नाउ आर्थरोस्कोपी इज सिंपल प्रोसीजर, पेशेंट को 1 या 2 दिन एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। मैं आपको नी जॉइंट में बताऊंगा कि आर्थरोस्कोपी क्या चीज होती है। वेल डॉक्टर साहब, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दोस्तों आपसे वादा करती हूँ कि ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आर्थरोस्कोपी क्या है। सो आई एम श्योर यू विल हैव टू कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। सी यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जॉइंट प्लस और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल एडवांसमेंट और आर्थराइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले आप इस मॉडल के जरिए एक्सप्लेन कर रहे थे आर्थरोस्कोपी। जैसे हम अभी इस मॉडल पे देखेंगे नी के, ये नॉर्मल नी जॉइंट है। नी के अंदर लिगामेंट्स होते हैं और ये कुशन्स होते हैं 2। तो कहीं ये इन्हें मेनिस्कस कहते हैं। कभी कभार इसमें टेयर होने के कारण मूवमेंट के टाइम वो अटकता है बीच में और पेन होती है पेशेंट को। जी। तो ये नॉर्मल नी जॉइंट में नी कैप भी होता है ऐसा। ओके। सो देयर आर 2 विंडोज हियर।
हम यहाँ से 0.5 मिलीमीटर के छेद करते हैं, एक जगह से टेलीस्कोप डालते हैं, दूसरी जगह से इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं जी, और वो टोन पोर्शन को निकाल देते हैं। ओके जॉइंट को वॉश आउट करते हैं, अगर लूज बॉडीज या बोन पीसेस है उसे निकाल देते हैं जी। इससे अगर पेशेंट सिलेक्शन ठीक है तो काफी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। So- एंड वी फर्दर कंटिन्यू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सो आर्थ्रोस्कोपी ये है, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब नी में कुछ हिलने की आवाज आती है या महसूस होता है, वो क्या सिचुएशन है? आर्थराइटिस पेशेंट्स में कभी कभी क्रेपिटस बोलते हैं, जब कार्टिलेज घिस जाता है जी, तब नी कैप नीचे बोन से रगड़ने के कारण आवाजें आती है। ओके एंड दिस अकर्स इन लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज ओके and there are still more surgeries that we can offer before a knee replacement. There is something called a high tibial osteotomy. जी, In a normal knee, आपका जो वेट जाता है नी के अंदर से वो सेंटर से जाता है। ओके जैसे इनर साइड ऑफ द कार्टिलेज घिस जाता है आर्थराइटिस के कारण, ग्रेजुअली बोन डिफॉर्म होने लगती है और पेशेंट को बो लेग्स हो जाता है। बो लेग्स मतलब जब टांगे इस शेप की हो जाती शेप की हो जाती है। ओके, सिर्फ अगर मीडियल कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस है, बाहर के कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस नहीं है, ये कंपार्टमेंट अगर नॉर्मल है और नी कैप अगर नॉर्मल है ओके तो हम ये हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी का सर्जरी ऑफर करते हैं पेशेंट को, जिसमें हम बोन कट करके दोबारा इसको टांग को सीधा कर देते हैं ताकि जो अनइन्वॉल्व जॉइंट है वो 8-10 साल तक वेट लेता है। ओके तो पेशेंट को 8-10 साल फिर पेन रिलीफ मिलता है। So in a younger patient who's 42, 43, we cannot offer a knee replacement. So sometimes if the patient comes in time, हम ये सर्जरी ऑफर करते हैं। ओके। इससे पेशेंट के 8-10 साल निकल जाते हैं पेन फ्री। यू नो डॉक्टर साहब, जब मैं ये नी सर्जरीज के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो एक और चीज़ ध्यान में आई, सामने आई, वो थी यूनिक कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो हाउ डिफरेंट इज दैट फ्रॉम अ नॉर्मल सर्जरी? Unique compartmental knee replacement can also be offered in such a position. ओके, In fact, unique compartmental knee replacement अगर पेटेलोफिमोरल आर्थराइटिस है तो भी लोग ऑफर करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड में काफी फेमस है, इंग्लैंड में, और यहाँ भी हमने शुरू में की थी। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है इसका रिजल्ट। अगर आप 43 की उम्र में यूनिक कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट करते हो और अगर वो 4 साल में फेल हो जाता है तो लेस देन 50 की एज में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो हुआ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें पूरा नी रिप्लेस किया गया, पर ये जो यूनिक कंपार्टमेंटल है, आई एम श्योर द वर्ड सेज इट ऑल, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज डिस्क्राइब यूनिक कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, सो हाउ वुड यू डू दैट? यूनिक कंपार्टमेंट में सिर्फ हम मीडियल कंपार्टमेंट रिप्लेस करते हैं ओके एंड वेरी रेयरली लैटरल कंपार्टमेंट। ओके इट इज ईदर द मीडियल और द लैटरल, नेवर बोथ। ओके Lateral unicompartmental knee replacement is not very popular. Failure rate is very high. Medial compartment unicompartmental knee replacement is more popular. ओके But I still prefer for our Indian patients high tibial osteotomy because कोई restrictions नहीं होती। Patient even after high tibial osteotomy जमीन पे बैठ सकता है, दौड़ सकता है। After any kind of knee replacement, whether it is uni or total, we don't advise any impact activities like jogging, ओके running, tennis. So high tibial osteotomy still is more popular. और अगर पेशेंट सिलेक्शन सही है तो 8-10 साल पेशेंट के पेन फ्री निकल जाते हैं बिफोर अ नी रिप्लेसमेंट इज एडवाइज। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल वो ये है कि सिंस ये बड़ी सर्जरीज हैं, यू नो वी टॉकिंग अबाउट सच अ मेजर जॉइंट सच एज अ नी, तो क्या है वो रिस्क फैक्टर्स जो इन सर्जरी के साथ आते हैं? अगर पेशेंट सिलेक्शन सही है तो रिस्क ज्यादा नहीं है। पेशेंट प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, सर्जिकल एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट सिलेक्शन में मिस्टेक नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जी, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी में हम प्लेट से फिक्स करते हैं बोन को, तो भी पेशेंट को पूरा वजन नहीं देना चाहिए 6 हफ्ते तक। अगर पेशेंट ये सब चीजें करता है बराबर से तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। डॉक्टर साहब, नाउ इट्स टाइम कि आप वो एक स्पेशल मैसेज दें हमारे व्यूअर्स के लिए। सर्जरी का बहुत फियर है इंडिया में लोगों को, लेकिन सर्जरी अगर सही समय पर और सही टाइम पे की जाए, आपके डॉक्टर से ओपिनियन लेके, तो काफी फायदा हो सकता है। आर्थराइटिस और स्लो कर सकते हैं हम। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उसके अंतर्गत ये जो सर्जरीज आई हैं आर्थराइटिस के लिए, उसके बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.